सभी को मेरा नमस्कार। आज हम मूक पाठ्यक्रम समाजशास्त्र में पर्यावरणीय नैतिकता के अंतर्गत एक अध्याय भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय के माध्यम से हम जानेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, यह किन दो घटकों से मिलकर बना है। साथ ही में हम जानेंगे कि भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र से क्या अभिप्राय है, इसके क्या कार्य हैं और वर्तमान में भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र किन चुनौतियों से जूझ रहा है। साथ में हम इसके समाधानों के ऊपर भी विचार करेंगे। आइए छात्रों, अब हम शुरू करते हैं हमारे इस सत्र को। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा क्या है। आखिर यह पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र एक वैज्ञानिक अध्ययन इकोसिस्टम के अंतर्गत आने वाली एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। पारिस्थितिकी तंत्र हमारी प्राकृतिक व्यवस्था के माध्यम से बिठाया हुआ एक ऐसा संतुलन है जिसमें जैविक और अजैविक घटकों का परस्पर संबंध और क्रियाओं के माध्यम से जीवन को संभव बनाता है। यह हमारे पर्यावरण के संतुलन को भी स्थापित करता है। छात्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक, दूसरे अजैविक घटक। अब जैसा मैं बता रही थी कि यह दोनों आपस में संबंध स्थापित करते हैं, तो एक उदाहरण के तौर से आप समझिए ये किस प्रकार से संबंध को स्थापित करते हैं। एक छोटा सा पेड़ है जो अपना सूर्य के प्रकाश से भोजन बना रहा है, साथ ही पानी और पृथ्वी से मिलने वाले पोषक तत्वों के माध्यम से भोजन का निर्माण कर रहा है। यहाँ पेड़ एक जैविक तत्व है, साथ ही में सूर्य की ऊर्जा, साथ ही मिट्टी और पानी, यह सभी अजैविक तत्व हैं। और जब भोजन बन जाता है पेड़ के माध्यम से, तो यही भोजन दूसरे जीवों के लिए जीवन दान बन जाता है। तो आप देखिए किस तरीके से प्रकृति ने अपनी व्यवस्था को बिठाया हुआ है और पर्यावरण को एक संतुलन में वह चला रही है। छात्रों, अब हम जानेंगे कि यह पारिस्थितिकी तंत्र हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसको समझना और इसके बारे में पढ़ना हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से पृथ्वी का संतुलन बना रहता है और इसके अतिरिक्त यह सूर्य की ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा का संचरण करता है। जैसे कि पेड़ अपना भोजन बनाते हैं ऊर्जा के माध्यम से और यही भोजन दूसरे जीव जंतु खाते हैं, तो इसी माध्यम से पेड़ों से दूसरे जीवों तक ऊर्जा का संचरण होता है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा के संचरण के अतिरिक्त हम यह देखते हैं कि कैसे सभी तत्वों का एक चक्र यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र में देखने को मिलता है। वह चक्र जैसे कि जलवायु चक्र, पानी का चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन का चक्र देखने को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र एक पर्यावरण को संतुलन में स्थापित करता है और वह मानव और बाकी सभी जैविक और अजैविक घटकों को एक परस्पर संबंध स्थापित करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। छात्रों, अब मैं आपको थोड़ा और बारीकी से समझाऊंगी कि यह एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि अजैविक तत्व क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यह वह सब तत्व हैं जिनके अंदर जीव नहीं है, लेकिन यह जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें हम फिर से उदाहरणों के तौर से समझेंगे। जैसा कि सूर्य का जो प्रकाश है वह एक अजैविक घटक है, उसी प्रकार से तापमान जो कि परस्पर क्रियाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारी वायु के अंदर पाई जाने वाली गैसेस जो कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उसी तरीके से पानी, मृदा और उससे मिलने वाले पोषक तत्व उतने ही ज़रूरी हो जाते हैं। यह सभी एक साथ आके एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि अजैविक तत्वों में शामिल होते हैं। छात्रों, अब हम समझेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में यानी कि जैविक तत्वों के बारे में। यह वह सभी जीव हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं। इन्हें हम उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप भी कहते हैं। यह वह हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता, कंज्यूमर्स या हेटेरोट्रॉप्स जो पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। साथ ही प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कि हिरण, खरगोश आदि इसमें शामिल हैं। द्वितीय उपभोक्ता यानी कि मांसाहारी जैसे कि मेंढक, लोमड़ी इसमें शामिल हैं। तृतीय उपभोक्ता
इसमें शीर्ष मांसाहारी सारे आते हैं, जैसे कि शेर, चील आदि। और अंत में आते हैं अपघटक, डीकम्पोजर्स। इसमें बैक्टीरिया और फफूंद होती है जो मृत जीवों को सड़ाकर पोषक तत्व मिट्टी में लौटा देती है। तो देखिए, यह दोनों ही घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स, कैसे परस्पर क्रिया करते हैं और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। छात्रों, अब हमने जब जान लिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसके घटक क्या क्या हैं, दो घटक मैंने आपको बताए, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। अब हम जानेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र का आकार क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र कई आकारों के होते हैं, बहुत छोटे और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। देखिए, एक छोटा सा पारिस्थितिकी तंत्र, उसे हम सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र एक छोटा सा बगीचा हो सकता है या एक छोटा सा तालाब भी हो सकता है। इससे आगे बढ़े तो हमें मिलते हैं मध्य आकार के पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें वन, नदियाँ और तालाब, जो कि बड़े क्षेत्रफल को कवर करते हैं, वह शामिल होते हैं। इससे थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें मिलते हैं विशाल पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें कोई देश या कोई महासागर या कोई बहुत बड़ा भूभाग्य शामिल होता है और हम उनका अध्ययन करते हैं। और अंत में सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र। यह पूरा पृथ्वी का जैवमंडल है, जिसमें जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल तीनों का हम अध्ययन करते हैं। तो ये कितना रोचक हो जाता है जानना कि एक छोटे से गड्ढे से लेकर एक पूरी पृथ्वी को हम पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर अध्ययन कर सकते हैं। अब छात्रों, जब हमने जान लिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र का आकार किस प्रकार का होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो विशाल पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उसमें कोई देश का पारिस्थितिकी तंत्र का हम अध्ययन करते हैं। तो भारत भी विशाल पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। इस विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन हम भारत, जो हमारी बाउंड्रीज है, इंटरनेशनल और नेशनल बाउंड्री के अंतर्गत जो हमें पारिस्थितिकी तंत्र देखने को मिल रहा है, हम उसका अध्ययन करते हैं। देखिए, भारत एक भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही बड़ा देश है। यहाँ पहाड़, मरुस्थल, तटीय क्षेत्र, नदियाँ और भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और यह कई सारे भूभाग्य और जलवायु के माध्यम से भिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों को जन्म देता है। हम यह भी जानते हैं, हमारे भारत की ज्ञान प्रणाली और साथ ही यहाँ की सांस्कृतिक आस्थाएं हमारी प्रकृति के साथ एक बहुत ही अच्छा संबंध स्थापित करती हैं। मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वह पर्यावरण के साथ अपने सतत विकास की ओर बढ़े। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो भारत का है वो बहुत ही विस्तार में और बहुत ही बड़ा है और साथ ही बहुत ही बड़े लेवल पर फैला हुआ है। उसका अध्ययन करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पर्यावरण एक संतुलन बनाता है और अगर हम हमारे देश के संतुलन, पर्यावरण के संतुलन का अध्ययन ना करें तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी कमी की तरह साबित होगा। तो अब हम समझते हैं कि भारत का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। इस तंत्र में हमारी भूमि का उपयोग होता है और भूमि के माध्यम से जैविक और अजैविक घटक यहाँ पे क्रियाएं करते हैं और संबंध स्थापित करते हैं। दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि है जल पारिस्थितिकी तंत्र या एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसमें जल का माध्यम होता है और सारे जीव जंतु, पौधे जल के माध्यम में, क्रियाओं के माध्यम से एक पारिस्थितिकी तंत्र को जन्म देते हैं। छात्रों, अब हम फ्लो चार्ट के माध्यम से जानेंगे कि भारत में स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर कौन कौन से तंत्र शामिल हैं। छात्रों, अब हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को और भिन्न भागों में बांटते हुए देखेंगे। पहला है वन पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें सदाबहार वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, पर्णपाती वन जो कि मध्य भारत में पाए जाते हैं, शुष्क कांटेदार वन जो कि हमारे राजस्थान में देखने को मिलते हैं। दूसरे हैं घास के मैदान जो कि तराई क्षेत्र, दक्कन के पठार आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तीसरे हैं मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो कि थार मरुस्थल में देखने को मिलता है। चौथा है पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र, यह हिमालयी क्षेत्र और पश्चिमी घाट में मुख्यतः हमें देखने को मिलता है। छात्रों, अब हम अगला पारिस्थितिकी तंत्र समझेंगे जो कि है एक्वेटिक इकोसिस्टम या फिर हम कह लें जल पारिस्थितिकी तंत्र। यह दो भागों में विभाजित है। पहला है खारे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा है
मीठे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र। छात्रों, अब हम गहराई से समझेंगे कि जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनके अंतर्गत आने वाले वन पारिस्थितिकी तंत्र क्या हैं। वन पारिस्थितिकीय तंत्र, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, भारत में कई प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। इन जंगलों में कई प्रकार की वनस्पतियां भी हैं और बहुत भिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। यह जल और मृदा के साथ आपस में परस्पर संबंध स्थापित करते हैं और एक यूनिक या एक कह लीजिए बहुत ही अलग डाइवर्सिटी, भिन्नता, जैव विविधता को दर्शाते हैं। भारत की इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर 21.7% क्षेत्रफल जंगलों के अंतर्गत आता है। तो यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत का इतना बड़ा क्षेत्र जंगलों के अंतर्गत आ रहा है और उसका हम अध्ययन करें। छात्रों, जैसा कि मैंने बताया, 21.7% क्षेत्रफल हमारे वनों में पाया जाता है और हमारे भारत के अंदर कई प्रकार के वन देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जो कि अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलता है। यहाँ महोगनी, बांस की बड़ी संख्या में वनस्पति देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ औषधीय पौधे भी बहुत संख्या में मिलते हैं। दूसरे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यह मध्य भारत, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह पत्तियां मौसम के अनुसार झड़ती हैं और यह दो प्रकार के होते हैं, नम और शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ जैव विविधता के तौर से हमें साल, शीशम, तेंदू, सागौन, बाघ, हाथी, हिरण आदि देखने को मिलते हैं। तीसरे हैं कांटेदार वन या थॉर्न फॉरेस्ट। यह राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब के शुष्क भागों में हमें मिलते हैं। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। साथ ही यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ, बबूल, कैक्टस, खेजड़ी, ऊंट, सियार, रेगिस्तानी लोमड़ी जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं। चौथे हैं पर्वतीय वन। यह हिमालयी क्षेत्र, नीलगिरी, पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों पर देखने में मिलते हैं। यहाँ पे ओक, चीड़, देवदार जैसे पेड़ और भालू, हिम, तेंदुआ, कस्तूरी मृग जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं। अंत में है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मैनग्रोव वन। यह सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार, गोदावरी कृष्णा डेल्टा, तटीय क्षेत्र और नदी के मुहानों में ये हमें पाए जाते हैं। यहाँ सुंदरी वृक्ष, नारियल, झींगा, मगरमच्छ, बंगाल टाइगर आदि जैसे जीव जंतु मिलते हैं। अब जब हमने जाना कि हमारे भारत में करीबन 5 प्रकार के वन हमें मिलते हैं, अब समझते हैं कि इनके क्या कार्य हैं, यह वन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यह वन एक सूक्ष्म जलवायु का निर्माण करते हैं, क्योंकि वनों का क्षेत्र आर्द्रता और तापमान के संतुलन में बहुत ही योगदान देता है। इसके अतिरिक्त यह जल संचयन और जल के स्रोत भी प्रदान करते हैं, जैसे कि हमारी नर्मदा नदी और चंबल नदी वनों से निकलती है। इसी प्रकार से यह बीज परागण और उनका प्रसारण करने में भी बहुत कारगर होते हैं। हमारे देश में हॉर्नबिल नाम की एक चिड़िया पाई जाती है, जो कि बीज प्रसारण करने में बहुत ही कारगर होती है। इसके अतिरिक्त यह वन हमारी सुरक्षा भी करते हैं। तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैनग्रोव वन बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, वहाँ के तटीय क्षरण को रोकते हैं, साथ ही जो महासागरीय आपदाएं आती हैं उनसे हम लोगों को बचाते हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं छात्रों। अब हम जानेंगे कि घास के मैदान क्या हैं। घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। घास के मैदानों का पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ वनस्पति बहुत कम मात्रा में मिलती है, साथ ही में घास की मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन यहाँ दोनों प्रकार के जीव जंतु हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि मांसाहारी और शाकाहारी। यहाँ पे मृदा और पानी के माध्यम से एक ऐसा संबंध स्थापित होता है कि वनस्पति की मात्रा थोड़ी कम होती है और जैव विविधता बहुत अधिक होती है। भारत में घास के मैदानों को हम सवाना या फिर सेमी एरिड ग्रासलैंड के नाम से भी जानते हैं। घास के जो मैदान हैं, इनके भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। यह जल संशोधन में हमारे लिए बहुत कारगर होते हैं, साथ ही में यह मनुष्य को आजीविका भी प्रदान करते हैं। कैसे आजीविका प्रदान कर रहे हैं? घास के मैदानों में पशुपालन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, और ये हम कहाँ देख सकते हैं? हमारे राजस्थान में हम देख पा रहे हैं, और साथ ही में हमारे हिमालयी भागों में देख पाते हैं। हिमालयी भागों में याक और राजस्थानी भागों में भेड़ और बकरियों का पशुपालन किया जाता है। साथ ही यह हमारे पर्यावरण को भी एक संतुलित दिशा में लेके जाते हैं।
कार्बन का अवशेषण करते हैं, जिससे पर्यावरण का संतुलन स्थापित होता है। अब छात्रों, हम जानते हैं कि भारत में किन प्रकार के ग्रासलैंड्स या घास के मैदान पाए जाते हैं। पहले हैं पर्वतीय घास के मैदान, दूसरे हैं तराई क्षेत्र के उप हिमालयी ऊंचे घास के मैदान, तीसरे हैं उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार के घास के मैदान, चौथे हैं सागरीय तटीय घास के मैदान, पांचवें हैं नदी घाटी जलोढ़ घास के मैदान और छठा है आर्द्र घास के मैदान। तो हमने जाना कि घास के मैदान किस प्रकार के होते हैं, साथ ही उनका कार्य क्या होता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र से क्या अभिप्राय है? यह वह भाग है जहां शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु रहती है। यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, साथ ही यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है। वर्षा की मात्रा 250 मिलीमीटर से कम और तापमान कई बार 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और कई बार 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी देखने को मिलता है। अब जब ये विषम परिस्थितियाँ यहाँ पे मिलती हैं तो यहाँ की जैव जंतु भी उसी प्रकार के होते हैं। यहाँ वनस्पति बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यहाँ के जीव जंतु हमें फिर भी कई बहुत बड़ी प्रजाति में देखने को मिलते हैं। देखिए, यहाँ मुख्यतः कांटेदार झाड़ियाँ, बबूल, शीशम और साथ ही में खेंजड़ी, बेर आदि जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। और अगर मैं जैव विविधता की बात करूं तो यहाँ पे मुख्यतः लोमड़ी, मॉनिटर लिजर्ड और साथ ही में ऊंट जैसे जैव विविधता भी पाई जाती है। अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यह जो मरुस्थल है इसका क्या कार्य है, इस पारिस्थितिकी तंत्र का क्या कार्य है। फिर से मैं वही बताऊंगी कि जो यहाँ के वनस्पति है वह मिट्टी को रोक के रखती है, टीलों का आगे विस्तार नहीं होने देती, साथ में जल संचयन का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसके अतिरिक्त यहाँ की जो सांस्कृतिक आस्थाएं हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य यहाँ पे एक मारू महोत्सव आयोजित करते हैं जो कि यहाँ की विरासत और ऐतिहासिक परंपरा को दर्शाता है। यहाँ पे साथ ही पर्यावरण और यहाँ की जो अजैविका दी जाती है उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब छात्रों, हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे पहाड़ीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। पहाड़ीय पारिस्थितिकी तंत्र को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है हमारे हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरे हमारे हैं पश्चिमी घाट में मिलने वाले पारिस्थितिकी तंत्र। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्वी भारतीय क्षेत्रों में फैला हुआ है। यह विशिष्ट पारिस्थितिकी क्षेत्र है जिसमें ऊंचे पर्वत, बर्फ से ढके हुए ग्लेशियर, गहरी घाटियां, तेज बहाव वाली नदियां और ऊंचाई के अनुसार बदलती हुई वनस्पति एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र न केवल भारत के जलवायु संतुलन और जल संसाधनों का प्रमुख आधार है, बल्कि दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों का भी निवास स्थान है। यहाँ ऊंचे पर्वत, ग्लेशियर, नदी आदि के स्रोत पाए जाते हैं। ग्लेशियर के तौर से हम देखें तो सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर बहुत मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त गंगा, यमुना जैसी नदियाँ भी यहाँ से उत्पन्न होती हैं। ऊंचाई के अनुसार वनस्पति भी विविध होती है और दुर्लभ जीव जंतु जैसे कि बर्फीला तेंदुआ, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, हिमालयी मोनल आदि पाए जाते हैं। छात्रों, अभी हमने हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर चर्चा करी जो कि प्रथम भाग था। अब हम दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारे पश्चिमी घाट पे पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है, भारत के पश्चिमी तट के समानांतर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और विश्व के 8 हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी में से एक है। पश्चिमी घाट की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो कि हैं यहाँ की ऊंचाई और भौगोलिक विविधता, साथ ही यहाँ की समृद्ध वनस्पति जिसमें नीलगिरी वृक्ष, मालाबार दालचीनी तथा 12 साल में एक बार खिलने वाला कुरिंज का फूल विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ शेरपूंछ बंदर या लायन टेल मकाओ, मालाबार सिवेट और नीलगिरी तहार जैसे दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। संरक्षण हेतु पेरियार वन्य अभयारण्य और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जैसे महत्वपूर्ण अभयारण्य भी यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। छात्रों, अब हमने जाना कि भारत में 2 प्रकार के पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं।
एक है हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा है पश्चिमी घाट में मिलने वाला पारिस्थितिकी तंत्र। अब हम जानते हैं कि इनका क्या कार्य है। इन पारिस्थितिकी तंत्रों से हमने जाना कि यहाँ से नदियों का उद्गम होता है। कई सारी नदियाँ जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार की नदियाँ यहाँ से उद्गम होती हैं। साथ ही यह हमारी बहुत बड़ी जैव विविधता का आवास भी प्रदान करता है। साथ ही हमारे पर्यावरण को संतुलन में स्थापित करने में बहुत ही बड़ा योगदान देता है। पश्चिमी घाट मुख्य तौर से इतने सारे जीव जंतुओं का आवास, साथ ही में कई सारी वनस्पतियां और औषधियों का संग्रहालय है। छात्रों, अब हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम थोड़ा आगे और बढ़ें और विस्तार से समझें कि हमारे दूसरे जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं भारत के, जो कि है हमारे जल पारिस्थितिकी तंत्र, उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। जल पारिस्थितिकी तंत्र, जैसा मैंने आपको बताया, दो भागों में विभाजित है। एक है मीठे पानी का जल पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा है खारे पानी का जल पारिस्थितिकी तंत्र। सबसे पहले हम समझेंगे मीठे पानी का जल पारिस्थितिकी तंत्र। अब मीठे पानी से क्या अभिप्राय है? मीठा पानी मतलब जहाँ लवणता की मात्रा बहुत कम हो। अब लवणता की मात्रा कहाँ कम देखने को मिलती है? यह हमें मिलती है नदियों में और साथ ही तालाबों में, या हम कह लें वह सारे पानी के स्रोत जो महासागरों से दूर हैं, वहाँ पे हमें मीठे जल के पारिस्थितिकी तंत्र देखने को मिलते हैं। इसमें मुख्य तौर से नदियाँ जैसे कि गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी आदि के पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं तालाबों की बात करूँ तो वह भी मीठे जल के पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होते हैं। और अगर हम देखें तो भारत की वूलर लेक, लोकतक झील, यह भी मीठे पारिस्थितिकी तंत्र को जन्म देती है। यहाँ पे कई प्रकार की मछलियाँ हमें मिलती हैं, साथ ही ऐसे छोटे पौधे मिलते हैं जो हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे खारे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र। अब ये खारे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र वह है जहाँ लवणता की मात्रा बहुत अधिक होगी। यह हमें भारत के तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त यह हमें महासागरों में भी देखने को मिलता है। भारत के जो द्वीप हैं, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, यहाँ पे कोरल रीफ हमें मिलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र हैं। इसके अतिरिक्त हमें कुछ जो झीलें हैं भारत की, जैसे चिल्का झील, बैक वाटर्स, यहाँ पे भी इसी प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र देखने को मिलता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र मनुष्य को संसाधन उपलब्ध कराता है, साथ में उनकी आजीविका का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत उत्पन्न करता है। अब हम जानते हैं छात्रों कि इस दोनों ही पारिस्थितिकी तंत्र, मीठे और खारे जल के पारिस्थितिकी तंत्र के क्या कार्य हैं। जलचर जीव जंतु, पौधे, पक्षी और सूक्ष्म जीवों के लिए आवास और भोजन उपलब्ध कराते हैं, जिससे जैव विविधता बनी रहती है। साथ ही जल में मौजूद प्रदूषक और अपशिष्ट तत्वों को जोड़कर पानी को स्वच्छ बनाते हैं और पोषक तत्वों को पुनः चक्रण कर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। यह जल का स्रोत स्थिर रखते हैं और भूजल को पुनः भरने में मदद करते हैं। समुद्र के माध्यम से तापमान नियंत्रण करते हैं, वातावरण में नमी बनाए रखते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन को कम करते हैं। यहाँ मत्स्य पालन, पर्यटन, मनोरंजन के अवसर भी प्रदान करते हैं और स्थलीय लोगों को आजीविका का स्रोत देते हैं। यहाँ मैनग्रोव और दलदली क्षेत्र जैसे पारिस्थितिकी तंत्र तूफानों से हमें बचाते हैं, सुनामी और तटीय कटाव को भी रोकने में मदद करते हैं। देखिए छात्रों, हमने समझा कि भारत का पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। यह दो भागों में विभाजित है, स्थलीय और जल पारिस्थितिकी तंत्र। अब हमने समझ लिया कि हमारे भारत में कई प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं हमारा जो भारत है वह पर्यावरण की दृष्टि से कई सारी चुनौतियों से जूझ रहा है और यह पारिस्थितिकी तंत्र कई ऐसी चुनौतियों से जूझ रहा है जिसकी वजह से आज पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। छात्रों, अब मैं बताना चाहूँगी कि यह चुनौतियाँ क्या हैं। पहली चुनौती है कि यहाँ प्रदूषण की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई है। हम देख सकते हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण को। साथ ही में हमारे वनों का लगातार कटाव हो रहा है जिससे जैव विविधता लगातार कम हो रही है। इसके अतिरिक्त हम कई ऐसे जीव जंतुओं का इतना उपभोग कर रहे हैं कि उनकी जो विविधता है उसमें बहुत कमी आई है। इसके अतिरिक्त हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन, जो कि बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। जलवायु परिवर्तन के साथ ही कुछ
ऐसे मौसम के कुछ इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं जिसके माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा पहुंच रहा है। इसके अतिरिक्त और आगे हम बढ़ें तो हम यह भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे आज जो छात्र छात्राएं हैं, साथ ही में जो आम जनता है, वह पर्यावरण के प्रति बहुत ही कम जागरूक है। तो यह सारे संकट हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में हम देखने को हमें मिल रहे हैं। अगर हम इनके समाधानों की ओर बढ़ें छात्रों, तो अब आप जानेंगे कि हम कैसे इनका संरक्षण कर सकते हैं और किस माध्यम से हम हमारे पर्यावरण को बचा सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण कर, स्वच्छ तकनीकों को अपनाकर, वन संरक्षण और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। दूसरा हम कर सकते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण करें, उसके लिए हम अभयारण्य और संरक्षण क्षेत्र स्थापित कर सकते हैं। साथ ही जल संरक्षण, उसके लिए वर्षा जल संचयन और कौशल सिंचाई को अपना सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन को कम कर जलवायु परिवर्तन से निपट सकते हैं। आक्रामक प्रजातियों पर निगरानी रख और उनका नियंत्रण कर सकते हैं। भूमि संरक्षण के लिए सतत कृषि और वृक्षारोपण को भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही में पर्यावरण के प्रति हमें जागरूकता बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी, तभी यह मुमकिन है कि हम पर्यावरण का संरक्षण सही दिशा में कर सकते हैं। छात्रों, अब हम इस अध्याय की अंतिम कड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, निष्कर्ष पे जाने से पहले मैं आपको वापस मनन करवाना चाहूँगी कि इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। फिर हमने जाना कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक कौन कौन से हैं, जो कि हैं जैविक घटक और अजैविक घटक। फिर हमने समझा कि पारिस्थितिकी तंत्र के क्या कार्य हैं। फिर हम समझ पाए कि भारत का पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार का है, उससे क्या अभिप्राय है। फिर हमने जाना कि भारत के अंदर भिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जो कि हमारे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमने विभाजित किए थे। फिर उसके बाद हमने समझा कि भारत के पारिस्थितिकी तंत्र किन मुख्य चुनौतियों से जूझ रहा है। फिर हमने चर्चा की कि इसका क्या समाधान होना चाहिए। छात्रों, अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, भारत जैव विविधता में बहुत ही बड़ा योगदान देता है। साथ ही में हमारे भारत की जैव विविधता और यहाँ का पर्यावरण कुछ इस प्रकार का है जो इसे बहुत ही अलग बनाता है। हमारे पास इतने सारे संसाधन हैं जो हमारी मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन निरंतर हम जलवायु परिवर्तन कर रहे हैं, साथ ही वनों का कटाव और जैव विविधता को हानि पहुँचा रहे हैं। तो अब ये कितना ज़रूरी हो जाता है आप जैसे छात्रों के लिए और हम आम जनता के लिए कि हम इनका संरक्षण करें और सतत विकास की ओर बढ़ें। लेकिन यह सतत विकास किस प्रकार का होना चाहिए? पर्यावरण का संरक्षण करते हुए हमें सतत विकास की राह की ओर बढ़ना है। तो इसी विचार के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी और मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप पर्यावरण संरक्षण की ओर एक कदम बढ़ाएंगे और हमारे पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेंगे। छात्रों, अब इसी तरीके से हम एक और नए अध्याय और रोचक अध्याय में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।